अस्सलाम वालेकुम। आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के ऊपर है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या होती है और बेसिकली हम इसे क्यों किस तरह किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक तो ये और दूसरा ये। इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो इससे फाइंड करते हैं, और बेसिकली इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, अब जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है ना, बेसिकली अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट में वो किसी और तरह फाइंड करते हैं, पर जब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में आते हैं ना, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन का एक फार्मूला होता है u1y1 प्लस u2y2। ठीक है, अब जो u1 और u2 है ना, मतलब कि u1 और u2 को फाइंड करने का भी एक फार्मूला है जो कि w1 डिवाइडेड बाय W है। ठीक है, ये u1 प्राइम क्या है। ठीक है, प्राइम यानी डेरिवेटिव। पर अब जब हम किसी भी इक्वेशन का एंटी डेरिवेटिव क्या लेते हैं, एंटी डेरिवेटिव हम बोलते हैं इंटीग्रेशन को। जब हम इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो जो u1 होगा ना, बेसिकली u1 की जो वैल्यू निकलेगी वो इंटीग्रेशन ऑफ W1/W और टी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू निकलेगी। अब इस तरह हम W1 फाइंड करेंगे, और W2 फाइंड करने का क्या फार्मूला है, वही W2 प्राइम का फार्मूला है W2/W, और फिर U2 को जब हम ये प्राइम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक इंटीग्रेशन आएगी, फिर W2/W। ठीक है, सिंपल। और जो ये जो y1 और y2 है ना, ये हमने फाइंड करना है इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर से। ठीक है, इसके अंदर से हम इसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल ये क्वेश्चन लिखते हैं। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से समझ लें, बाकी आगे जाके इसे मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगा अच्छे तरीके से, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब y डबल डैश है और यहाँ पर y है। जो ये ऊपर ये जितनी लाइंस है ना, उस हिसाब से यहाँ पर m लगा लें। यहाँ पर क्या है, m 2 हैं तो m 2 आ गए। ठीक है, प्लस m स्क्र प्लस यहाँ पर कोई नहीं है तो y सिंपल इज इक्वल टू सीकेंड x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखें इस दोनों इक्वेशन में y हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ से y कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा। अगर यहाँ पर y कॉमन निकालूँ तो यहाँ से तो m स्क्र तो निकलेगा ही, प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, y बाहर आया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ x। ठीक है, अब y, अब जब हम बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड कर रहे होते हैं ना, तो बेसिकली इस चीज़ को हम नहीं छेड़ते क्योंकि ये हमारे पास आती है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में। ठीक है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन में तो हम जब कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं तो वो बेसिकली सिर्फ इस चीज़ का फाइंड करें, तो दूसरी साइड हमारे पास ज़ीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ज़ीरो, यहाँ पर भी क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, सिंपल। अब y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड m स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0/y, तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर m स्क्र प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। अब यहाँ पर m प्लस 1 है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। और जब हम इसकी ये फाइंड करेंगे ना, जहाँ इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो m किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस योटा के। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास योटा की वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट में -1 होती है। ठीक है, तो इससे हम क्या लिखेंगे, योटा, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लिया है ना, तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस का साइन आ जाता है, सिंपल। ठीक है, अब हमने बेसिकली ये चीज़ फाइंड कर ली है। अब यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ है कि कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी दो चीज़ों में कन्वर्ट होता है। एक तो जब हमारे पास चीज़ें डिफरेंट हों, अगर तो ये देखें यहाँ पर क्या आ जाए, ये इमेजिनरी रूट आ गए हैं। अगर इमेजिनरी रूट ना आते, अगर सिंपल वैल्यू आ जाती, कोई भी +-2 आ जाता, ठीक है, तब के लिए जो हमारी वैल्यूज़ थी वो डिफरेंट होनी थी, और इसके लिए हमारी वैल्यूज़ डिफरेंट है क्योंकि हमारे पास दो फार्मूला है इस चीज़ के, एक इमेजिनरी रूट का है और दूसरा सिंपल वैल्यूज़ का है। अब इमेजिनरी रूट का जो यहाँ पर फार्मूला लगना है वो बेसिकली क्या है, e⁻∠x c1 cos ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। जो अल्फ़ा है यहाँ पर होता है, जो कि अल्फ़ा इस केस में क्या है, 0, और जो बीटा है वो योटा की वैल्यू, यानी योटा की वैल्यू क्या है, 1 है फ़िलहाल, तो बीटा क्या होगा हमारे पास, 1 होगा। ये दरमियान वाली चीज़ को हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आगे आपको दूसरा फार्मूला भी लिखता हूँ, अगर हमारे पास सिंपल रूट आ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली ये प्लस माइनस में वैल्यू है ना, तो इसका मतलब है एक हमारे पास m1 है जो कि प्लस योटा है, बल्कि यही लिखते हैं, मतलब कि दो वैल्यूज़ आ गई हैं ना, एक m1 है जो कि योटा है और एक m2 है जो कि योटा है। दोनों वैल्यू सेम है तो हम इस तरह ही लिख देंगे। ठीक है, पर इस केस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये इमेजिनरी हैं,
तो इसलिए ये फार्मूला इस तरह लगे। अगर इमेजिनरी ना होते तो क्या फार्मूला लगता, तब हमारे पास ये फार्मूला आता है वाई ऑफ कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन किसके इक्वल होता है, एक्स ऑफ ई की पावर, बल्कि C1 ई की पावर mx, ठीक है, ये फार्मूला है जो कि m फर्ज करते हैं कि यहाँ पर 1 है, एक m हमारे पास 1 आ जाता है। कभी कभी m डिफरेंट भी आते हैं, कभी सेम भी आते हैं, ठीक है। तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि सेम आए तब क्या करना है, डिफरेंट आए तब क्या करना है। यहाँ पे m1 1 है, m2 क्या है, 2 है, ठीक है। तो m और m2 वैल्यू दोनों डिफरेंट है, तो C1 ई की पावर m1 क्या है, 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, C2 ई की पावर 2x, ठीक है। अब देखें, अब पता क्या सीन होता है, हमने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में जब भी लिखते हैं ना, या कॉम्प्लीमेंट्री लिखें या पर्टिकुलर लिखें, क्योंकि हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन मेन आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर को प्लस करने से आता है। इस सॉल्यूशन में कोई भी वैल्यू एक दूसरे से मिलती नहीं होनी चाहिए, यानी सेम वैल्यूज़ तो हो ही नहीं ना सकती, ठीक है। तो सेम वैल्यूज़ को ख़त्म करने के लिए अगर कोई वैल्यू सेम आती है तो हम साथ एक्स लगा लेते हैं। वो कैसे फ़र्ज़ करें, यहाँ पर m हमारा 1 था और यहाँ पर भी 1 था, ठीक है। तो इसका फ़र्ज़ करें कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या बनेगा, C1 ई की पावर x प्लस C2 ई की पावर x। तो ये दोनों सेम हो गई हैं, पर हम सेम रख नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे इस चीज़ की डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, मतलब कि इसे डिफरेंट रखना है हमने, इस पूरी इक्वेशन को सेम नहीं हो सकती। ये देखें, कांस्टेंट छोड़ दें, कांस्टेंट इज़ अ सिंपल कांस्टेंट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम है। तो हम जो कोई भी किसी एक के साथ यहाँ पर x लगा देंगे, ठीक है, ताकि इसमें डिफरेंट आ जाए। अगर कोई एक वैल्यू 3 आ जाती है, फ़र्ज़ करें m क्यूब की अगर कोई इक्वेशन हो तो हमारे पास m कितने आ जाते हैं, 3 भी आते हैं, ठीक है। m1 भी सेम, m2 भी सेम और m3 भी सेम। तब फ़र्ज़ करें C2 ई की पावर यहाँ पर x ये भी सेम आया, तो यहाँ पर x भी मौजूद है और सिंपल भी मौजूद है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखते हैं। जो हमारा अभी का कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के मुताबिक वो है ई की पावर अल्फ़ा x C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ठीक है। बीटा इस केस में हमारे पास मैंने आपको बताया कि 1 है जो कि योटा के साथ है, और बाकी जो है अल्फ़ा वो 0 है, तो ई की पावर 0 C1 कोस x बीटा 1 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी x ही आ जाएगा, C2 साइन x, क्योंकि इसमें भी बीटा यूज़ होना है, ठीक है। तो ई की पावर 0 है, ई की पावर 0 1 होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 कोस x C2 साइन x, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री, ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ गया हुआ है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने का जो फार्मूला है उसके मुताबिक y ऑफ p इज़ इक्वल टू U1 y1 प्लस U2 y2, ठीक है। अब U2 और y2 फाइंड कर लेते हैं, मतलब कि U1 और U2 फाइंड कर लेते हैं कि U1 प्राइम, अब उस फार्मूले में ठीक है, ये W नहीं है, तो ये हम फाइंड करते हैं रोंस्किन फार्मूले से। वो क्या है, रोंस्किन फार्मूला कहता है कि ठीक है, अभी y1 और y2 हमें नहीं पता वो क्या है, y1 और y2 हमें यहाँ से मिलता है इस फार्मूले के मुताबिक C1 y1 प्लस C2 y2, ठीक है। तो ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास y2 है, और वो हम किस में पुट करेंगे, इस रोंस्किन फार्मूले में। y1 हमारे पास क्या है, कोस x, y2 हमारे पास क्या है, साइन x, और इसके डेरिवेटिव बिल्कुल इसके नीचे आ जाएंगे। कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, W हमारे पास आ गया, जो कि ये वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, कोस x, और साथ में भी क्या है, कोस x है, और दरमियान में माइनस का साइन, और साइन x माइनस का साइन x, तो कोस स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x के आ गया 1, जो W हमारे पास आया है वो 1 आ गया, ठीक है। अब हम W1 फाइंड करेंगे, W1 भी इसी तरह ही फाइंड करना है, सिंपल है, y1 डिवाइडेड नीचे जो आएगा y1 का डैश आएगा। पर जब y1 हमने फाइंड करना होता है ना, तो जो y1 वाली W1 फाइंड करना होता है, जो फर्स्ट वाली चीज़ होती है ना उसकी जगह तो यही वैल्यूज़ आ जाती हैं, पर जो सेकंड वाली चीज़ है उसके लिए आ जाता है 0 और एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इस फार्मूले का रूल है। अब कि अगर फ़र्ज़ करें अब W2 फाइंड करना है, तो उसमें क्या आएगा, ये जो 2 वाली चीज़ है उसमें तो वही आएगा y2 बाई वाई डैश, वही वाली जो क्रैमर रूल में जो करते हैं ना, उसी तरह का ये सीन है कि जो सेकंड वाली चीज़ है वो सेम है, और जो पहली चीज़ है उसमें 0 बाय
एफ ऑफ एक्स, वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब W1 फाइंड कर लेते हैं। Y1 हमें पता है कोज एक्स और साइन है, कोज एक्स है और नीचे यहाँ पर माइनस साइन एक्स है। ठीक है, 0/f ऑफ एक्स। ठीक है, तो W1 के लिए है, तो यहाँ पर भी इसे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो कोज एक्स एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स की भी एक वैल्यू है, वो वैल्यू कौन सी होती है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आती है ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये मैंने पहले आपसे डिस्कस नहीं किया था, ये पॉइंट समझ लें कि इस वैल्यू को हम एफ ऑफ एक्स कहते हैं। ठीक है, तो इज़ इक्वल टू, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो है सीकेंड एक्स है, कोज एक्स सीकेंड एक्स माइनस ये ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो तो ज़ीरो ही हो जाता है, तो इसे ज़ीरो ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पर कोज एक्स और सीकेंड एक्स है। ठीक है, कोज एक्स और सीकेंड एक्स। ठीक है, अब कोज एक्स तो सिंपल है, सीकेंड एक्स को हम लिख सकते हैं 1/कोज एक्स। ठीक है, तो हम कोज एक्स 1/कोज एक्स, कोज एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब W2 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ये वाली साइड का डिटर्मिनेंट 0 माइनस में साइन एक्स और सीकेंड एक्स। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ करेंगे कि हम साइन एक्स को ऐसे रहने देंगे, सीकेंड एक्स को हम लिख सकते हैं 1/कोज एक्स, तो साइन बाई कोज एक्स के इक्वल आ जाएगा tan ऑफ एक्स के, तो माइनस सिंपल साइन वैसे ही है, तो W2 किसके इक्वल आ गया? माइनस tan ऑफ एक्स के। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं सिंपल। अब फाइंड हमने क्या करना था? y1 इज इक्वल टू, अभी y पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए u1 y1 प्लस u2 y2। अभी तो हम u2 के अंदर की चीज़ें फाइंड कर रहे हैं, अब क्या हम फाइंड करेंगे? पहले u1 फाइंड कर लेते हैं। u1 का हमने क्या फार्मूला देखा था? डिटर्मिनेशन ऑफ W1/W। W1 भी हमारे पास मौजूद है और W भी हमारे पास मौजूद है, तो हम सिंपल लिख लेते हैं। W का क्या हमारे पास वैल्यू आई है? W1 की वैल्यू हमारे पास आई है जो कि 1 है, और W की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। ठीक है, तो u1 फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? x। ठीक है, अब U2 की बात करते हैं। W2/W, W2 की हमारे पास वैल्यू आई है माइनस tan ऑफ एक्स, और W हमारे पास 1 है, तो माइनस tan ऑफ एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है? इंटीग्रेशन होती है। इसकी क्या इंटीग्रेशन होती है? इसे हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम इसे लिखें तो tan x क्या था? sin x/cos x था। ठीक है, अब अगर हम देखें, हमें इंटीग्रेशन का रूल पता है कि अगर कोई भी ऐसी वैल्यू जो नीचे है, अगर उसका डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर मौजूद है, तो हम log ऑफ ये वैल्यू लिख लेते हैं। अब देखें कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल log ऑफ कोस एक्स, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब वैल्यू सिंपल इसमें पुट करके हम आंसर निकाल लेते हैं। y ऑफ p इज़ इक्वल टू u1 जो कि x हमने अभी निकाला है, और y1 जो कि हमें पता है कि कोस एक्स है, प्लस u2 अभी हमने फाइंड किया log ऑफ कोस एक्स, और साथ हमारे पास y2 है, y2 हमारे पास साइन एक्स है। ठीक है, ये हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। आप कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या आया था? प्लस माइनस योटा, शायद ये आया था। हाँ जी, ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास जनरल y हमने फाइंड करना है, उसमें कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को प्लस हम करते हैं। ये तो नहीं था, बल्कि कुछ और था, ये था c1 कोज एक्स प्लस C2 साइन एक्स, ये था इसमें, और इसे हम आपस में प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब हम प्लस करके लिखेंगे तो C1 y ऑफ C क्या? C1। ठीक है, प्लस हम करेंगे ऊपर ये x कोज एक्स, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब हम
यहाँ पर भी देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई चीज़ सेम है, ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं कि कोई एक वैल्यू सेम है, तो हम क्या करेंगे, उसे डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे, साथ एक्स लगा देंगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमारे पास ये रूल है कि इस पूरी इक्वेशन में कोई वैल्यू आपस में मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए। अगर मिलती है तो हम उसे डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो लाजमी आपको इस टॉपिक की भी समझ आ जाएगी। बेसिकली मेरा पर्पज़ यही होता है कि आपको कंसेप्ट दूँ, ठीक है, जो कि आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी जिस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ ही गई होगी।